राजीव के जाते ही जया सोच में मगन बेड पर सो गई। उसे न आकर्षक ढंग से सजाए दो कमरे के इस मकान में रखे फूलदार कवर वाले सोफों में आकर्षण महसूस हो रहा था, न जतन से सवारे पर्दों में। दीवारों पर लगे सुंदर फोटो और एक कोने में सजे खिलौने जैसे मुंह चिढ़ा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे कि सपना की शरीर की महक अभी कमरे की हवाओं में फैली हुई है और कभी प्रिय लगने वाली यह महक अब उसे पागल बनाए बिना न रहेगी। दिमाग की नसें जैसे फटना चाहती थीं। हवादार कमरे की खिड़कियों से आती सर्दी की हवाएं जैसे जेठ की लू बनकर रह गई थी। जो कुछ हुआ था उसकी उम्मीद कम से कम जया के भोले मन को कतई न थी। हुआ यह कि कठोर अनुशासन वाली सास के घर में बाहर की हवा को तरस गई जया में राजीव की नौकरी लगते ही अपना अधिकार बोध जाग गया कि अब वह इस घर के एकमात्र कमाऊ बेटे की पत्नी है। सास ससुर देवर नंदे सभी उसके पति की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाने को तैयार हैं, लेकिन वह उन्हें गुलछर्रे नहीं उड़ाने देगी। और उड़ाने भी क्यों दे? आखिर इन लोगों ने उसके साथ कौन सी नेकी कर दी है? नंदे एक चीज ठुनक ठुनक कर ले लेंगी, देवर गले पड़कर अपनी जरूरतें पूरी करा लेंगे, पर यह नहीं सोचेंगे कि भाभी भी जीती जागती इंसान है। उसका भी अपना सुख दुख है, उसकी भी बाहर घूमने फिरने की इच्छा होती होगी। सारा काम उसने अपने जिम्मे ले लिया तो सब आज़ाद हो गए। मरो खपो किसी को हाथ बटाने की जरूरत ही नहीं महसूस होती। रश्मि ने एक बार कह दिया था, हमारी भाभी बहुत काम करती है, घर में किसी दूसरे को कोई काम छूने ही नहीं देती। तो कौन सा एहसान कर रही है किसी पर? मैंने इसे घर दे दिया, पाल पोस कर जवान बेटा दे दिया, सास तुनक कर बोली थी। जया के मन में आया था कि वह भी उन्हीं की तरह हाथ नचाकर कह दे, क्यों दिया था जवान बेटा, बैठाए रहती उसे अपनी गोद में, आंचल में छिपाए। पर कुछ सोचकर वह मन महसूस कर रह गई। ऐसे मौके पर सास की आंखों में उभरे लाल लाल डोरे और फिर एक ठंडेपन से मार्मिक बात कह देने से उनके आतंक से पूरा घर खौफ खाता था। तो जया ही इसका अपवाद कैसे होती? हाँ, उसने काम करने की रफ्तार बढ़ा दी थी। ऑफिस से लौटे राजीव की चाय के बाद उससे भेंट तभी हो पाती जब रात के 10 बजे वह ऊँघने लगता। अपने पाँव पर जया के ठंडे हाथों का स्पर्श पाकर वह चौंक उठता। जाड़े में यह स्पर्श एकाएक अटपटा सा लगता और वह उसके देर से आने पर और घर के काम को उसकी तुलना में वरीयता देने पर झुंझलाता। एक दिन जया ने राजीव से कहा, घर में कलह ना हो इसलिए इतना काम करती हूँ, पर माँ जी रात दिन भुनभुनाया करती हैं कि यह तो दिन भर राजीव की कमर से कमर जोड़े रहती है, काम धाम में मन ही नहीं लगता। राजीव को माँ की यह बात उसे पत्नी पर अत्याचार लगी। उसने आश्चर्य से कहा, अच्छा ऐसा कहती हैं? जया ने अपने चेहरे पर जो भाव बना रखे थे उनमें आंखों का छलक आना कुछ कठिन नहीं था। उसने कहा, कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन सारी बात सुनाकर तुम्हारा दिल दुखी करके क्या फायदा? फिर तो राजीव की बढ़ती उत्सुकता जया से कुछ मनगढ़ंत बातें उगलवा लेने में सफल रही। इन बातों में सर्व प्रमुख यह थी कि माँ जी कह रही थी, अच्छा रहेगा राजीव के 10 साल तक कोई बाल बच्चा ही ना हो, नहीं तो उसकी तनख्वाह उन्हीं पर खर्च होने लगेगी। तब जया भी दिन भर घर का काम नहीं कर पाएगी। इस बात ने ऐसा रंग दिखाया कि राजीव जया की हर बात मानने को तत्पर हो गया। जया ने भी उसे अपनेपन के ऐसे लटके झटके दिखाए कि राजीव को लगा जैसे जया के साथ अलग मकान लेकर रहने और दूसरी जगह तबादला करवा लेने में ही उसका हर तरह से कल्याण है। घर के लोग उसे नोच कर खा जाने वाले भेड़िए लगे, जिनका उससे लगाव मात्र उतना ही है जितना हिंसक पशु का शिकार से होता है। जो माँ पुत्र की कमाई के लिए उसका वंश चलते नहीं देखना चाहती, उसे माँ कैसे कहा जाए? ऐसे लोगों का साथ जितनी जल्दी ही हो सके छोड़ देना चाहिए। फिर वे तबादले के बाद इस घर में आ गए। राजीव और जया दो ही तो प्राणी थे। जया में काम करने और व्यवस्था की आदत तो शुरू से ही थी। उसने घर को फुलवारी की तरह सजा दिया। सीमित साधनों में जैसा रख रखाव और व्यवस्था जया ने बना रखी थी,
उससे राजीव के साथियों को सोचना पड़ता था कि घर तो नारी से ही आबाद होता है, किंतु वैसी बूढ़ी नारी होनी चाहिए। वह राजीव का ऐसा ख्याल रखती थी कि उसे लगता जैसे सच्चे अर्थों में जिंदगी तो अब शुरू की है। राजीव भी हर तरह से जया का ख्याल रखता, उसके जन्मदिन पर बढ़िया पार्टी और यादगार उपहार देता। ऑफिस के बाद यदि समय होता तो जया के साथ घूमने भी निकल जाता। वास्तव में इसी आज़ादी के लिए तो जया ने अपने घर में अपने झूठ से कलह का माहौल बना दिया था। कुछ दिनों बाद ही मोहल्ले की महिलाओं के साथ उसका दोस्ताना बढ़ सा गया था। किसी को वह स्वेटर का नया डिज़ाइन बताती तो किसी की साड़ी की फॉल ठीक कर देती। शर्मा जी की विधवा बहन सपना को तो उसके पास बैठकर बात करने में विशेष शांति मिलती थी, क्योंकि और जगहों पर उसे पसंद नहीं किया जाता। जया सपना को समझाती, जिंदगी रोने से नहीं कटती है, कुछ काम करो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने पर भी गंभीरता से सोचो। एक दिन उसने यह बात राजीव की उपस्थिति में भी कही थी। देखो, अभी क्या उम्र है, मुश्किल से 26 वर्ष की होगी, और क्या गद बना रखी है अपनी। कुदरत ने गोरा संगमरमरी बदन, अच्छी कदकाठी और बोलती आंखें क्या इसीलिए दी है कि इन्हें रो रो कर गला दिया जाए? खबरदार जो आइंदा चेहरे पर मनहूसी छाई। फिर जब उसने अपनी गुलाबी रंग की एक सुंदर साड़ी उसे पहनाई तो राजीव को भी लगा जैसे सपना वाकई सुंदर कही जा सकती है। उसकी आंखें वास्तव में आकर्षक हैं। धीरे धीरे सपना की रुचि जया भाभी के बजाय राजीव में बढ़ती गई, और राजीव की सपना में कई बार जब दोनों की आंखें बोलती होती तो जया की दृष्टि भी उन पर पड़ जाती, परंतु वह उसे अपने मन का वहम समझ लेती या सोचती कि यदि उसकी शंका निर्मूल हुई तो सपना के दुखी हृदय को ठेस पहुंचेगी, और राजीव भी उसके बचपने वाले सवाल से उसकी अकल के विषय में क्या सोचेगा। पर एक दिन वह सन्न रह गई थी जब उसने देखा था कि बत्ती चले जाने पर अंधेरे में राजीव ने सपना को अपनी बाहों में के घेरे में ले लिया था, और तभी बिजली आ गई थी। जया को लगा था जैसे उसके पैरों के नीचे बिजली गिर गई हो। जिसे उसने दूध पिलाया वही सरपीड़ी बनकर उसकी सुखी गृहस्थी में दंश मार चुकी थी। जिस राजीव को पूर्ण रूप से पाने के लिए उसने संयुक्त परिवार की जड़ों में दरार डाला, वही पराया हो गया। वह जज्ब ना कर सकी। तुम लोग इतने नीचे गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसने सपना की ओर देखकर कहा, निकल जा मेरे घर से, और फिर कभी यहाँ कदम रखने की कोशिश मत करना। राजीव ने बजाय लज्जित होने के त्योरियां चढ़ा ली और कड़े स्वर में कहा था, घर आए मेहमान से तमीज से बात करना सीखो। रही बात इसके यहाँ आने की, तो तुम कौन होती हो इसे निकालने वाली? यह घर मेरा है और यहाँ किसी का आना जाना मेरी इच्छा से होगा। जिसे यह मंजूर हो वही यहाँ रह सकता है, नहीं तो अपना रास्ता देखे। जया समझ गई कि रास्ता देखने का संकेत उसी की ओर है। वह सोचने लगी, तो ये इतने आगे निकल चुके हैं। इस घर के स्वप्न को संजोने वाली जया घर के लिए इतनी महत्वहीन हो चुकी है कि एक विधवा औरत के लिए उसकी कुर्बानी बेधड़क दी जा सकती है। फिर तो राजीव के आने के बाद सपना का उनके घर आना आम बात हो गई। राजीव पर जया के अनुनय विनय का प्रभाव न होना था, न हुआ। उसने साफ कह दिया, तुम्हें घर में रहना हो तो रहो, नहीं तो मैं सपना के साथ बकायदा अदालती शादी करके उसे घर ले आऊंगा और तुम्हें दूसरा रास्ता चुनना होगा। इस दूसरे रास्ते के ख्याल से ही जया विकल हो जाती थी। मायके वाले कितने दिन रखेंगे? भाभीियों के ताने सुनकर बेशर्मी की रोटियां वह कितने दिन खा सकेगी? भाइयों के अपने परिवार हैं, भाभीियों की अपनी इच्छाएं हैं, किसी के लिए कोई क्यों अपनी इच्छाओं का गला घोटेगा? जया का मन डूब रहा था। उसे पार लगाने वाला कोई हाथ दिखाई नहीं पड़ता था। इस दुर्दिन में उसका ध्यान अपनी सास पर गया। एकदम कड़े मिजाज की सास के सामने राजीव भी तो भीगी बिल्ली जैसा बना रहता था। यहाँ आने के समय भी तो वह उनसे मुंह खोलकर कुछ कह नहीं पाया था। अगर वे यहाँ होती तो क्या राजीव की ऐसी हिम्मत पड़ती, या सपना दिन में 10 बार घर के चक्कर लगा पाती? वह अपराध भाव से ग्रस्त हो गई।
यह स्थिति तो वास्तव में उसके न्यारे रहने के काल्पनिक सुख के लिए बोले गए झूठ से ही बनी है। अगर वे आ जाएं तो अब भी बात बन सकती है, मगर वे आए तो कैसे? वह उनसे कहे भी तो किस मुंह से? अगर वह सास को यहाँ लाना भी चाहे तो क्या वे मान जाएंगी? उसके हृदय के दूसरे पक्ष ने उसे आश्वस्त किया कि तूने अपने स्वार्थ के आगे सास की ममता देखी ही कहाँ। जब एक बार उसे डायरिया हो गया था तो हालत खराब हो जाने पर सास ही तो पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर जागती रही थी। बहुत सोच समझकर उसने सारी स्थिति पत्र में लिखकर अंत में लिख दिया, वैसे तो मैं स्वयं आपको लेने आती, मगर किस मुंह से आऊं? यह जान लीजिए कि मेरे वहां से हटते ही घर में मेरा रहना भी दूभर हो जाएगा। मैं छोटी हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन उसे क्षमा तो बड़े ही करते हैं। यदि आप नहीं आई तो मैं समझूंगी माँ की ममता अब दुनिया में नहीं रही, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं, मैं आपको ही माँ समझती हूँ। 5वें दिन ही रोशन और अमर के साथ माँ जी का भारी भरकम स्वर दरवाजे पर सुनाई पड़ा। अब दरवाजा खोलेगी भी या नहीं? बस में बैठे बैठे पांव ही टूट गए। उस समय राजीव और सपना भी घर पर ही थे। माँ जी की गंभीर वाणी सुनकर राजीव के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। उसने सपना को जल्दी से जाने का इशारा कर दिया, पर सपना जाती तो तब जब निकलने का दूसरा दरवाजा होता। वह हकबकाई सी खड़ी थी। जया को तो जैसे मरुस्थल में प्यास से बिलखते व्यक्ति की तरह किसी जलधारा का कलकर स्वर सुनाई दे गया था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और सास के पैरों पर मत्था रख दिया। वे जोर से बोली, अरे अब यह सब नौटंकी बाद में करना, पहले मेरा झोला थाम, मेरे हाथ दुखने लगे हैं। फिर उन्होंने आवाज दी, राजीव अमर के कंधे से बैग उतार और रोशन तू भी अपना सामान रख। नेवले की तरह मुंह फाड़े क्या देख रहा है? इसके साथ ही वे आंगन में पड़े पलंग पर बैठ गईं। उनकी भीमकाय काया से पलंग चरमरा उठा। उनकी तनी आंखों, कड़कदार आवाज और पलंग की चरमराहट ने मिलकर जैसे एक आतंक की सृष्टि कर दी। सपना को लगा शेरनी के आने पर तो परिंदे चीखकर भाग जाते हैं, लेकिन इनके सामने तो चीखने की भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसे लगा माँ जी की दृष्टि उसको तोड़ रही है, जैसे कोई बच्चा किसी ढेले को फेंकने से पहले उसे तोड़ता है। उसका यह असमंजस भाप कर राजीव ने सपना को जाने का हाथ से इशारा किया। सपना को जैसे जान मिल गई। उसने एक कदम ही उठाया होगा कि माँ जी अपनी बुलंद आवाज में बोली, रुको, अभी कहाँ जाओगी? जरा इसको भी मेरी लाई मिठाइयाँ और फल खाने को दो। यह किसकी लड़की है? इतनी बड़ी हो गई, अभी इसकी शादी वादी नहीं हुई क्या? देखने से तो ऐसा ही लगता है। जया ने सबके साथ ही सपना को भी माँ जी की लाई मिठाई और फल वगैरह दिए, मगर इतने सवालों के साथ मिठाई और फलों की मिठास जैसे गायब हो गई थी। वह साफ देख रही थी कि राजीव माँ के सामने आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। वह बिल्कुल मेमने जैसा लग रहा था। जिस राजीव ने उससे प्रेम किया था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वह एक जिंदा दिल इंसान था। उसका यह रूप तो रीढ़हीन केचुए जैसा था। यह रूप लेकर क्या वह समाज से टक्कर ले सकेगा? उसे लगा कम से कम माँ जी के यहाँ रहते तो नहीं। वह चुपचाप वहां से खिसकना चाहती थी कि माँ जी ने कहा, अभी इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, बैठो। फिर उन्होंने राजीव से कहा, बनियान कमीज उतार। कपड़े उतारने पर राजीव पर एक्सरे जैसी नजर डालकर बोली, इसी सुख के लिए यहाँ रह रहा है? एक एक पसली गिन लो। बहू, तूने तो इसे यहीं खिलाया पिलाया है। अब जब तक तू अपने जिले में तबादला नहीं करा लेता, मैं यही रहूंगी। अपना घर अपना ही होता है। इस बड़े शहर की फिजा में जहरीले मच्छर घूमते हैं। यहाँ से लाख दर्जा अच्छा अपना कस्बा है, जहाँ हर चीज सस्ती है। राजीव और सपना इस प्रवचन के बंद होने के इंतजार में जैसे जमीन में आंखें गड़ाए बैठे थे। माँ फिर राजीव से बोली, देख ये रोशन और अमर तुझसे कितने छोटे हैं और कैसे खिले खिले हो गए हैं। तेरे बापू की पेंशन और गांव की खेती के सहारे हमने मकान को 2 मंजिला कर दिया है और 2 भैंसें भी पाल रखी हैं। सपना का मन पूरी तरह से बुझ गया था। वह माँ जी और उनके साथ आए हट्टे कट्टे बेटों को देखकर घबरा उठी थी कि यह औरत उसकी कामनाओं की कृषि पर मानो पाला बनकर पड़ गई है।
निराशा से लंबी सांस लेकर वह वहां से चल दी। बाहर निकलकर वह इस आशा से घूमकर पीछे देखने लगी कि शायद राजीव उसे इशारों में ही कुछ दिलासा दे, मगर उसकी आंखें उठ नहीं रही थी। अगले 2-4 दिन राजीव बड़ा व्याकुल रहा। शर्मा जी के घर चाय के बहाने सपना से थोड़ी देर के लिए मुलाकात हो जाती थी, लेकिन इतने भर से प्यासे हृदय को तसल्ली कैसे मिलती। शर्मा जी के सामने वे एक दूसरे को अधिक से अधिक देख ही सकते थे। एक दिन शर्मा जी के ना होने पर सपना ने कहा था, इसी बूते पर प्यार की कस्में खाते थे, संसार से टकराने की बात करते थे, अब माँ के सामने भीगी बिल्ली बन गए। सपना के उत्तेजित करने से राजीव का अहंकार जागृत हुआ। मैं अब दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो हर काम के लिए माँ जी की मर्जी का मुंह ताकूं। खुद कमाता हूँ, खाता हूँ, किसी से मांगने नहीं जाता हूँ। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा। उसने सपना को दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं माँ से साफ साफ बात कर लूंगा। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। सपना को हालांकि भरोसा नहीं था, फिर भी वह उसे उत्साहित करती हुई बोली, तुम हिम्मत से काम लो, सब काम बन जाएगा। हाँ, मेरी हिम्मत देखनी हो तो शाम को घर चली आना। राजीव ने सपना के हाथ पर हाथ मारकर कहा। उस दिन शाम को ऑफिस से लौटने पर राजीव सपना के साथ आया था। लाल साड़ी में सपना बड़ी फब रही थी और राजीव भी अकड़ा अकड़ा दिखाई दे रहा था। उन दोनों को देखकर जया के उन अरमानों पर पानी जैसा पड़ गया था, जिनके साथ उसने गोभी और प्याज की पकौड़ियाँ चाय के साथ तैयार की थी। रसोई में जाकर वह आंसू बहाने लगी। बहू के आंसू देखकर सास ने पूछा, यह क्या, फिर टेसुए बहाने लगी? जया सुबकती हुई बोली, वह फिर आ गई है। तो क्या हुआ, तो चुप बैठ, बाकी जिम्मा मेरा। वे जया की पीठ ठोकने लगी। सपना राजीव के पास ही कुर्सी पर बैठी थी। माँ जी ने उन दोनों को घूरते हुए रोशन और अमर को भी वहीं बुला लिया। जया ने प्यालों में चाय डाली तो पहला घूंट लेकर ही माँ जी राजीव से बोली, आज तुम कुछ भरे भरे लग रहे हो। मुझे आए इतने दिन हो गए, मगर तुम्हारे साथ कोई बात ही नहीं हो सकी। आज कुछ बातें करेंगे। हाँ हाँ माँ, यही मैं भी चाहता था। पहली बात तो यह कि आप कल घर को रवाना हो जाएं। खेती बाड़ी और भैंसे देखना अकेले बाबू के बस की बात नहीं है। राजीव बोला, ठीक है, आई हूँ तो चली भी जाऊंगी, आखिर यह भी मेरा घर है। मगर यह लड़की कौन है? अकेली तुम्हारे साथ इसके आने का कौन सा तुक है? जवान लड़कियां इस तरह घूमे यह अच्छा नहीं। माँ जी बोली, मैं तो सोचता था आपका अदब कायम रहे, पर जब आप ही नहीं चाहती हैं तो सुनिए, यह सपना है और मैं इसके बिना रह नहीं सकता। इससे शादी करूंगा, अब यही इस घर की मालकिन बनेगी। जी कड़ा करके राजीव कह गया। सपना गर्व भरी दृष्टि से उसे देख रही थी। लेकिन बहू का क्या होगा, जिसके साथ 7 फेरे लेकर तुमने अग्नि के सामने जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा की थी? माँ जी ने ठंडेपन से उसे तोला। राजीव की हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, वह ब्याह तुम लोगों की मर्जी से हुआ था, तुम ही जानो। प्रतिज्ञा जैसे शब्द आज की दुनिया में बेमानी हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी यह शादी न हो तो अच्छा है। यही जया के साथ साथ तुम्हारे और सपना के लिए भी भला होगा। माँ जी ने उसी तरह कहा, हम अपना भला बुरा सब समझते हैं, मैं आपकी यह राय मानने को मजबूर नहीं हूँ। राजीव ने दृढ़ता से कहा, हाँ, हम किसी के लिए अपनी तमन्नाओं का गला तो घोट नहीं सकते। सपना ने पहली बार हिम्मत की। तू चुप रह, तेरी दवा तो मैं यूं कर दूंगी। माँ जी ने चुटकी बजाई। उनकी चुटकी बजाने से स्वयं को अपमानित अनुभव कर सपना ने राजीव की ओर देखा और कहा, यदि मैं शादी कर ही लूं तो आप क्या कर लेंगी? अब तो शादी होकर रहेगी। मैं क्या कर लूंगी, सुन। इसके साथ ही उनकी त्योरियां बदली और वे राजीव से बोली, पहले तो तुझे घर की जायदाद से वंचित कर दूंगी, दूसरे शर्मा जी से कहकर इस लौंडिया की लगाम कसूंगी। तब भी न मानी तो इसकी चोटी का एक एक बाल उखाड़ लूंगी और धक्के देकर इसे घर से बाहर कर दूंगी। मेरी राय में इतने में सही हो जाएगी। तीखी आवाज में बोलती माँ जी ने सपना के उतरे चेहरे की ओर देखा। सपना सोच रही थी, जायदाद के लिए राजीव शायद दब जाए, लेकिन
उस पर इसका असर आंशिक ही पड़ा। सपना के साथ वह नौकरी में भी गुजर कर सकता था। सो बोला, आप अपनी जायदाद ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए, मगर शादी होगी। शादी तो किसी कीमत पर नहीं होगी। जायदाद जाने से भी तुझ पर असर नहीं होगा तो थाना कचहरी बना है। एक रिपोर्ट में लैला मजनू दोनों जेल में नजर आओगे। फिर नौकरी भी नहीं बचेगी। पहली बीवी के रहते दूसरी शादी करने पर 7 साल की सजा होती है। माँ जी का गंभीर स्वर गूंजा। अब सपना का हौसला भी पस्त हो चुका था। माँ ने उसे जाने को कहा तो राजीव बोला, अब जो भी हो यह जाएगी नहीं। माँ जी ने सपना का बाल पकड़कर उसे ऊंचे उठा दिया। वह चीखकर गालियां बक रही थी और उसे छुड़ाने को आगे बढ़ राजीव को रोशन और अमर ने पकड़ लिया था। अब सपना माँ जी से रहम की भीख मांग रही थी। उन्होंने उसे धक्के देकर दरवाजे से निकाल कर कहा, देह दर्द करे तो फिर आ जाना, मरम्मत कर दूंगी। छूटने पर राजीव ने आगे बढ़कर कहा, रुको तो सपना। पर वह कह रही थी, नौकरी जाने के बाद तुम्हारे पास रह क्या जाएगा। मेरी इज्जत तक तो उतरवा दी, ऐसे कायर पर मैं थूकती हूँ। राजीव को लग रहा था वह वास्तव में नौकरी जाने के बाद कुछ भी नहीं रह पाएगा। जेल की कठोर यातनाएं सहकर वहां से छूटने के बाद दुनिया बदल चुकी होगी। वह धम्म से चारपाई पर बैठ गया। माँ जी जया से कह रही थी, देखना, जो यह कलमुही दोबारा घर की दहलीज पर पैर तक रखे, साहबजादे भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तुम मियाँ बीवी एक हो जाओगे, मैं ही कड़वी दवा रहूंगी। माँ जी का हाथ बहू की पीठ सहला रहा था और बहू को लग रहा था जैसे उसकी बिछुड़ी सगी माँ एक हाथ में छड़ी और दूसरे में दूध का गिलास लिए हो, नारियल के फल की तरह, ऊपर से कठोर भीतर से नरम। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।